नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रेखा और मैं हूँ नेहा निमिषा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी आज की सुबह में। बिल्कुल, और इसके साथ ही दर्शकों, आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी दर्शकों कि जो मेहनत का फल और समस्या का हल वो देर से ही सही मगर मिलता ज़रूर है। क्यों रेखा? बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। और जब हम मेहनत करते हैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए और ख़ुद को तराशने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, तो भले ही रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये यकीन मानिए कि जब आपको हीरा बनना है तो तराशना भी आपको खुद ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी पत्थर जब तक तराशा नहीं जाता है तब तक वो हीरा नहीं बनता, और जब तक वो हीरा नहीं बनता तब तक उसमें चमक नहीं आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को तराशें और हीरे की तरह अपनी पर्सनालिटी को आप तराशिए, निखारिए, और तब देखिए दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। और ये तब होगा जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ नेहा तुमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जैसा कि आपको पता है कि आज का ये जो दिन है, 23 नवंबर का जो दिन है, ये बेहद ख़ास होता है हमारे लिए। प्रसारण के तमाम क्षेत्रों के लिए आज का दिन बेहद ख़ास होता है, क्योंकि आज के दिन को हम मनाते हैं प्रसार भारती प्रसारण दिवस के रूप में। जी हाँ, आज ही के दिन प्रसार भारती अधिनियम जो है उसका गठन किया गया था, और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे नियम बनाए गए, कई ऐसे कानून बनाए गए। प्रसार भारती के तहत 2 विंग्स आते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। ये दोनों संस्था किस तरीके से काम करती है संचार के माध्यम में, प्रसारण के माध्यम में, इन तमाम विषयों पर आज हमारी चर्चाएं होगी दोस्तों। और आपको बता दें कि इन तमाम विषयों पर चर्चाएं करने के लिए आज हमारे बीच 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में नेहा कि जैसा क्या कुछ कह रही थी आप? बिल्कुल, हमारे जो आज बेहद ही ख़ास मेहमान हैं वो ख़ास ही नहीं, ख़ासम ख़ास है। आपकी मुलाकात तो हम बिल्कुल ही कराएंगे दर्शकों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह की शुरुआत हम आपके पसंदीदा और दूरदर्शन बिहार के बेहद ही ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में एक उम्दा विचार के साथ करते हैं। तो चलिए दर्शकों, हम और आप नज़र डालते हैं क्या है आज का सुविचार। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। हम आपको लिए चलते हैं सीधे अपने विशेष मेहमान के पास। हमारे बीच 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं। आइए परिचय का दौर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच स्वागत करना चाहेंगे चंद्रशेखर सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं निदेशक अभियांत्रिकी, दूरदर्शन केंद्र पटना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और एक और विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं दोस्तों, आप हैं रत्ना पुरकास्ता जी। नमस्कार। आपने अपना पूरा जीवन मीडिया के क्षेत्र को दिया है मैम, और आप निदेशिका के तौर पर सेवानिवृत्त हुई हैं पटना दूरदर्शन पटना से, और अभी भी आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई वर्ष आपने दिए हैं। बचपन से ऐसा कहा जाता है, जैसा कि हमने सुना है, आपने भी बताया है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन तमाम विंग्स से जुड़ते हुए आपने सेवाएं दी हैं, और अभी भी जब भी मौका मिलता है दूरदर्शन, आकाशवाणी और मीडिया से जुड़ी तमाम बातें करने के लिए आप सदैव हमारे बीच उपस्थित होती हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि सर आज का दिन है प्रसार भारती प्रसारण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जानना चाहूँगी कि क्या है प्रसार भारती अधिनियम, क्या ये एक्ट है, इसको बनाने के पीछे क्या मंशा रही, किन उद्देश्य के तहत ये एक्ट बनाया गया, इन तमाम विषयों पर आप चर्चाएं ज़रूर करें ताकि हमारे दर्शक इस बात को विस्तार से जान पाए। सर, जैसा कि आप जानती हैं कि आज जो है 23 नवंबर है, तो आज के ही दिन 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अस्तित्व में आया था। प्रसार भारती एक्ट तो 1990 में ही पास हो गया था पार्लियामेंट से, लेकिन उसको लागू किया गया 1997 से। इसीलिए आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है 23 नवंबर, इसको हम लोग प्रसार भारती दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका अस्तित्व क्यों आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 1994 के पहले केवल दूरदर्शन ही था और आकाशवाणी था मीडिया के क्षेत्र में पूरे देश में, और ये सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो लोगों को लगता था, और विरोधी जो दल थे उनको भी लगता था कि मीडिया पे सरकार का कंट्रोल लाता है, जिसे कि स्वतंत्र होना चाहिए। तो काफ़ी डिमांड चलती थी इसका, पहले से स्टडी चल रही थी, 1969 से स्टडी चल रही थी इसको कैसे स्वतंत्र किया जाए। अल्टीमेटली 1990 में
पार्लियामेंट से ये कानून पारित हुआ और इसी ने रास्ता दिया कि प्राइवेट सेक्टर के जो टीवी केंद्र हैं या आकाशवाणी के जो प्राइवेट एफएम स्टेशंस हैं उनको आने का रास्ता इसी एक्ट ने दिया। उसके बाद ही मीडिया को लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया और आज आप देखती हैं कि सैकड़ों टीवी चैनल्स, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यूज़ का क्षेत्र हो, और उसी तरह से रेडियो में एफएम चैनल्स काफ़ी आ गए हैं। अब प्रसार भारती जो है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का गवर्निंग बॉडी है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग जो है आगे। जी रत्ना जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के इस उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो दर्शकों को हम शुभकामनाएं और बधाई देंगे कि जन जन तक पहुंचने वाली जो संस्था है वो है दूरदर्शन और आकाशवाणी। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज प्रसारण का जो हमारे व्यवस्था है, प्रसार भारती दिवस का आज स्थापना हुई थी। जैसा कि चंद्रशेखर सर ने अभी बताया, इसके बारे में जानकारी दी है कि चूँकि मैं दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और अब जो है हमारा लोक प्रसारक के रूप में है प्रसार भारती, दोनों में मैं काम की हूँ। दोनों की जो कार्यप्रणाली है उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और जिया है। तो संक्षेप में सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है कि इसकी स्थापना जो हुई है उसके पीछे कारण क्या रहा है। क्योंकि ये हमेशा ये होता है कि जब सत्ता वाले लोग रहते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये हम लोग तो जन जन तक पहुंचाते हैं सारी सरकार की योजनाएं। विपक्ष वाले लोगों का कहना होता था कि नहीं, सरकार का इसमें आधिपत्य रहता है और सरकार की जो ये है, कहते थे भूपू उस समय कि हाँ अपना भूपू बना के रखे हुए। तो उस कारण से ये हुआ कि नहीं, ये सरकारी संस्था स्वायत्तता रहेगी इसकी और कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण भी इसमें परोक्ष रूप में है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो आप देख रही होंगी कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो हम लोग की कोशिश ये होती है और सरकार की भी कोशिश होती है कि जैसे कि अभी आपने शुरू किए बिहार बिहान कार्यक्रम, उसके पहले आज सुबह में कृषि दर्शन हमारा कार्यक्रम होता है, शाम में भी होता है, उसको हम लोग रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। तो सारे प्रोग्राम सुबह से लेके हम रात तक जो करते हैं और 24/7 जो हमारे कार्यक्रम का प्रसारण होता है वो लोगों के लिए होता है। और सरकार के भी ये कहीं ना कहीं चैलेंज उनके पास रहता है कि जो भी योजनाएं निकालते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और जन जन तक, और जन जन की ये आवाज़ है। तो जिसके कारण से कार्यक्रम पहले भी बनता था, वो सरकार के जो नियम होते हैं उनके ही तरह के हैं। और ये हमारा लोक प्रसारक है, हमारा जो काम है वो है लोगों तक पहुंचना, वो चाहे स्वास्थ्य के रूप में लेकर हो या शिक्षा हो, बच्चों का हो, अधिकार की बात हो, इन सारी चीज़ों पे विषयों पे हम लोग बात करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। और ये बहुत बड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल उनको हम बताते हैं कि आपका अधिकार क्या है, आप जानिए। बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं लोगों को। और आप देख रही होंगी कि लोग जो है मतलब अधिकार स्वरूप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है सरकार जो है हमें बताई है, दूरदर्शन से प्रसारण किया गया है, आकाशवाणी से प्रसारण किया गया, तो उसको ये लोग समझते हैं कि ये जो है एकदम 100% ये सत्य बात है और इसको हमको लेना है। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत सारी योजनाओं का ये सफल रूप से इसका एक उदाहरण अगर है तो वो दूरदर्शन है और आकाशवाणी है, जो लोगों तक, एक गरीब व्यक्ति तक, जिसके पास में आप कहिए कि एक झोपड़ी है, उसका भी कुछ दिनों बाद पता चलता है ईंटों का मकान है। प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं सब वो जान रहे हैं और उसके उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रसार भारती जो है वो एक निगम की तरह काम कर रहा है, स्वायत्त संस्था है। और उसके साथ साथ स्वायत्त संस्था में सरकार अपने समय समय पर अपने विचार अधिनियम को भी लेकर आए हैं और वो जो है हमारे सारे देश में इसका, और अब तो मुझे लगता है सर हम लोग के टाइम से ही हो गया था कि डीडी का जो प्रसारण है वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसारण है।
हाँ, उसके लिए डीडी जी, इंडिया। इसके बारे में सर बताएंगे पूरे कि किस तरीके से चैनल का विकास हुआ। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, उसके बाद में किस तरीके से, और आज तो है कि हमारे मोबाइल में है जी बिल्कुल। सारी सूचनाएं हमारे मोबाइल पे, चाहे वो रेडियो की सूचना हो, गाना से लेके सारी चीज़ें आप 1 मिनट में आप ऐप डालिए और उसके बाद देखिए। तो आप सोचिए कि यात्रा जो है वो कितनी लंबी यात्रा, और उबर खाबर होने के बाद में आज अगर हम यहाँ बैठे हैं और इस पे बात कर रहे हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, तो ये सुखद यात्रा भी है जी जी कि हम लोग इतने समृद्ध हो गए हैं कि हम लोग के तुरंत में घर बैठ के अगर है सरकार का जो है कि अच्छा कहीं कोई घटना घटी तो हमें पता चल जाता है। और दूरदर्शन का तो और आकाशवाणी की एक बहुत खासियत है, और इस पे गर्व करना चाहिए सभी लोगों को, हम लोगों को, कि जब भी कोई बात होती है कि ये सही है ये गलत है, तो तुरंत लोग बोलते हैं कि अरे समाचार सुनो ना दूरदर्शन या आकाशवाणी की। ये सत्यता जो है ये हमारा जो है यूएसपी है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा रत्ना जी कि जब आज भी यदि हम डीडी न्यूज़ की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि लोग खबरें तो हर जगह से देख लेते हैं, मगर वो जब उन खबरों को सत्यापित करने की बात आती है तो आज भी वो डीडी न्यूज़ पर ही विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो विश्वसनीयता है, चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस विश्वसनीयता को किस प्रकार से दूरदर्शन खुद को तैयार करता है कि जो लोगों ने ये विश्वास जताया है दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के ऊपर में, उसे कायम रख सके। देखिए, प्रसार भारती का जब गठन किया गया, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जी जी तो उसमें इनको मैंडेट दिया गया कि सिटीजन का जो राइट इन्फॉर्मेशन है, अधिकार जो है, उसको ये पूरा करे। सरकार को ये लगी कि जब प्राइवेट चैनल्स आएंगे, चाहे वो दूरदर्शन के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में या आकाशवाणी के क्षेत्र में, रेडियो में, तो उनका वो दायित्व नहीं होगा। तो इसीलिए जो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला विकास का हो, पर्यावरण का हो, यूथ का मैटर्स हो, स्पोर्ट्स का हो, इसके साथ साथ जो रीजनल डायलेक्ट हैं, लैंग्वेजेज हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, ये सारी दायित्व जो है वो प्राइवेट टीवी चैनल वाले नहीं निर्वहन करेंगे, उनको पता था। तो ये मैंडेट उन्होंने प्रसार भारती को दिया कि आपके जो दोनों अंग होंगे, चाहे वो दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, वो इनको लेके आगे जाएंगे। और इसीलिए आप देखती हैं कि दूरदर्शन में आप देखें तो 28 रीजनल चैनल हैं, हर एक स्टेट में एक रीजनल चैनल है दूरदर्शन का। जैसे डीडी बिहार है, तो ये बिहार के कार्यक्रम को, बिहार का जो लोक संस्कृति है, उनको दिखाया जाता है। डीडी न्यूज़ की आपने बात की, तो डीडी न्यूज़ जो है वो न्यूज़ को दिखाता है, करंट अफेयर्स है, न्यूज़ को दिखाता है। और आप यदि डीडी न्यूज़ देखती होंगी तो वहाँ पे सेंसरलाइज नहीं किया जाता है किसी भी इवेंट को, आज से नहीं, जब से डीडी न्यूज़ अस्तित्व में आया है उस समय से। और जो समाचार जैसी होती है वैसे ही दिखाया जाता है, बिल्कुल। उसमें किसी तरह का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मॉड्यूलेशन, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, वो नहीं किया जाता है। बिल्कुल। तो लोगों का एक विश्वास उसमें है कि यदि कोई भी चीज़ सत्य के रूप में देखना है तो वो डीडी न्यूज़ को देखें, चाहे वो आज का कोई इवेंट हो या पीछे का इवेंट हो, हम उसी रूप में वो दिखाया जाएगा। प्राइवेट चैनल्स को आप देखते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि छोटे छोटे मुद्दे पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि लोग भी उबने लग जाते हैं कि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे आज के डेट में हो रही है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, बल्कि एक छोटे से मुद्दे पर फोकस है। उस तरह का डिस्कशन और उस तरह के टॉपिक आप डीडी न्यूज़ पे कभी नहीं देखेंगे। डीडी न्यूज़ के साथ साथ जो हमारे रीजनल चैनल्स हैं, चाहे डीडी बिहार हो, डीडी यूपी हो या अन्य हो, डीडी बांग्ला हो, वहाँ भी रीजनल न्यूज़ दिखाया जाता है, उसका एक समय होता है, दिखाया जाता है। वहाँ भी उसी तरह की जो है खबरें दिखाई जाती है। खबर को खबर के रूप में दिखाना, समाचार को समाचार के रूप में दिखाना, ना कि उसको एक शो बनाना। यही डीडी का, दूरदर्शन का मोटो है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और कहीं ना कहीं रेखा, ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है बतौर पत्रकार। सबसे पहली बात जो हमें सिखाई जाती है वो यही होती है कि जो पत्रकार होते हैं, जो न्यूज़ हम दिखा रहे होते हैं, वो बस एक ही मोटिव होता है कि हम समाज का आईना है। न्यूज़ जो भी हम दिखाएं, जो समाज में घटित हो रहा है, हम उसे उसी तौर पर दिखाएं, अपने तरीके से हम उसे मोल्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब दूरदर्शन की बात आती है तो भले यदि हम चुनाव के समय की बात करें सर मैम, तो कई ऐसे चैनल है जब प्राइवेट सेक्टर के जाते हैं तो उनका आंकड़ा कुछ और कहता रहता है और लोग तुरंत उसको दूरदर्शन की तरफ ट्यून करते हैं कि भले ही नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े पेश किए जा रहे हैं।
हम ये नहीं कहते कि हमने दावा किया, हम ये नहीं कहते कि हमने वायदा किया। और चंद्रशेखर सर, आपने अभी बताया जिस तरीके से हम लोगों को प्रमोट करते हैं, लोकल कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। और मुझे याद है जब एक विश्वसनीयता की बात यहाँ पे भी आती है, जब कोई व्यक्ति यदि गुम हो जाता है तो उनके परिवार को एक ही संस्थान दिखती है और वो है दूरदर्शन और आकाशवाणी। कि एक तस्वीर लेके, आईडी प्रूफ लेके आप जाइए, उन्हें पता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से ये प्रसारित कर दिया जाएगा और जो हमारे खोए हुए व्यक्ति हैं वो हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की संवेदनशीलता के साथ भी ये हमारा दायित्व करते हैं जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। सूचना का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हम करते हैं ये, और बहुत ही बारीकी से करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। रत्ना मैम, चूँकि आप तो बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं, आपने आकाशवाणी में भी काम किया है, दूरदर्शन में भी काम किया है, कृषि के क्षेत्र के लिए हम कार्यक्रम बनाते हैं, हम मनोरंजन के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, लोगों को, आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जानना चाहूँगी कि आज प्रसार भारती दिवस पर क्या कुछ बताना चाहेंगी कि कुछ लोग यदि जुड़ना चाहें, आना चाहें, कैसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, कैसे दूरदर्शन आकाशवाणी से संपर्क कर सकते हैं, कैसे प्रसार भारती के विंग का हिस्सा बन सकते हैं? ऐसा है मैं रेखा कि चूँकि मैं प्रोग्राम साइड से, तो मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, और सब टेक्निकल साइड से हैं। तो विकास कैसे हुआ है, टेक्निकल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हमारे हाथ में ऐप अगर है तो वहाँ तक अगर यात्रा हुई है तो मुझे लगता है चंद्रशेखर जी बहुत ही अच्छा से बताएंगे। और प्रोग्राम का जिस तरीके से विकास हुआ है उसके बारे में मैं चाहूँगी कि संक्षेप में लोगों तक बात पहुँचाऊँ। चूँकि बहुत ही लंबा अनुभव रहा है, मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी, बाल कलाकार के रूप में आई थी, और उस समय आकाशवाणी था, उस समय दूरदर्शन जो है पटना में खुला नहीं था, और दूरदर्शन जो है वो दिल्ली में वो आ चुका था। और ये 84 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 84 में जब एक बहुत बड़ी घटना घटी, उस समय मैं दूरदर्शन में ड्यूटी ऑफिसर के रूप में मेरी बहाली हुई थी और मैं वहाँ ज्वाइन की थी। तो उस समय बहुत बड़ी घटना घटी थी, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का जो जी बिल्कुल हत्या हुई थी। उस दिन मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी और मुझे याद है, आज भी वो मुझे याद है कि किस तरीके से आकाशवाणी ने उस समय और दूरदर्शन, दिल्ली के जो न्यूज़ मैं बता रही हूँ, हम लोग उसको मॉनिटर करते थे बैठ के कि पता करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास में दूरदर्शन का कोई ऐसा डब्बा नहीं था हम लोग के पास में कि हम लोग उसको देख पाए। वो घर पे उसी समय एशियाड के समय 82 में सर पहली बार दूरदर्शन जो है घर घर तक थोड़े से पहुंचा था, और वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। लेकिन रेडियो जो है वो एक गांव में भी पहुंचा हुआ था। तो 2-3 चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी ने उस समय काम किया। तो पता चला कि 10:30 बजे के आसपास में कि इस तरीके की घटना घटी, लेकिन ये न्यूज़ अभी कहीं भी ये नहीं किया जा रहा, कंफर्म किया जा रहा है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मतलब हर सेकंड मैं फ़ोन रखती थी ड्यूटी रूम में, फ़ोन की घंटी बजती थी कि सुनने में ऐसा ऐसा आया है। हम लोग कहते थे कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, जब सूचना आएगी तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में बताएंगे। और न्यूज़ भी दिल्ली से मॉनिटर कर रहा था उन सारे चीज़ों को। आप यकीन नहीं करिएगा कि जब तक एकदम प्रामाणिक रूप से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया तब तक हम लोगों ने न्यूज़ के बारे उसको बताया नहीं कि क्या घटना घटी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, BBC लंदन वो भी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये कर रहा था कि वहाँ के न्यूज़ आने के बाद ही हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि मतलब जो विश्वसनीयता की बात हो रही है उस पर कि प्रामाणिक कितना है। ये आज भी हमको बहुत गर्व होता है कि दूरदर्शन या आकाशवाणी में ये न्यूज़ अगर हो गया तो ये मतलब 100% ये सत्य है। तो आप सोचिए कि इन सारे चीज़ों को आज भी हम, जैसे सर ने बताया कि सनसनीखेज हमारे समाचार नहीं होता है, समाचार हमारा समाचार के रूप में जो घटना घटी है उसके बारे में हम वैसे ही परोसते हैं। हमारे बीच 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं, चंद्रशेखर सर हैं और रत्ना पुरकास्ता मैम है। बहुत सारी चर्चाएं इनसे हमने की है क्योंकि आज प्रसार भारती प्रसारण दिवस है। कई ऐसी चर्चाएं हमने की, किस तरीके से लोगों के बीच हम पहुंचते हैं, किस तरीके से लोगों के बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, दूरदर्शन काम कर रहा है, आकाशवाणी काम कर रहा है, और किस तरीके से लोग इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। कार्यक्रमों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगी आप दोनों का। कार्यक्रमों की चर्चा हम लोग कर रहे थे मैम।
आपने बताया कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग ब्रेक पे गए जी। तो उस समय भी अगर आपने देखा होगा कि आप किस तरीके का, अभी ब्रेक में बता रही थी, ब्रेक मतलब हुआ कि योग बिहान जी। तो ये भी हमारा कार्यक्रम है। माने हम सुबह की शुरुआत अगर करते हैं तो स्वास्थ्य से करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के लिए आप कुछ सोच सकेंगे, काम कर सकेंगे। उसके पहले आपने कार्यक्रम की शुरुआत की कि सुविचार। आप सोचिए कि अगर आप ऑन करते हैं और उसके बाद आप जो है बताते हैं कि आपके विचार कैसे होने चाहिए। दिमाग में अगर किसी तरीके का तनाव है, या मान लीजिए कि कभी कभी हमारा किसी से रात में सोते समय किसी के को लेकर कोई मन मुटाव या कोई ऐसी बात आई, लेकिन सुबह उठने के बाद में अगर आप दूरदर्शन खोलें तो विचार एक आता है, और उस विचार को सुनने के बाद में निश्चित रूप से आदमी 1 मिनट के लिए सोचता है कि मैं तो इसमें से एक शब्द को भी अपने जीवन में नहीं लाया। बिल्कुल। कल जो बीता कल है उसमें अब सोचिए, सुबह की शुरुआत आप विचारों से करते हैं, अच्छे विचारों से। बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं उनको लेकर विचार आप लोग देती हैं। तो दूरदर्शन जो है, उसके बाद में समाचार जो है कि सुर्खियां जो है हमारे राज्य की, उसके बारे में कि क्या सरकार की ये है या शहर में हमारी क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में। तो आप सोचिए कि प्रसारण दिवस, प्रसार भारती का आज प्रसारण दिवस है ना। और आप देखिए कि दिवस हम 1 दिन के लिए करते हैं या 15 दिन के लिए करते हैं, है ना, कि जैसे हिंदी दिवस मना रहे हैं या आज छुट्टी है, गुरु नानक दिवस है, कुछ भी है, लेकिन प्रसारण दिवस प्रत्येक दिन है। बिल्कुल, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम जो है प्रत्येक दिन अपना दिन मनाते हैं। उसमें हमें जानकारी जो मिलते हैं उसमें सुबह से लेकर रात तक होता है। अगर किसी यूथ को आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दूंगी, एक बहुत ही ज्वलंत अभी मेरे पास उदाहरण है कि यूपीएससी में जो बिहार का लड़का ऑल इंडिया टॉपर रहा है, तो वो मेरे परिचित लड़का है। तो ऐसी बातचीत हो रही थी तो उसने कहा कि जानती हैं आंटी, हम दूरदर्शन के प्रोग्राम और रेडियो का जो क्विज प्रोग्राम होता है या जिस तरीके का इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, न्यूज़ होता है, करंट अफेयर्स होता है, उन सारे उसको सुनते थे। और मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में किशोर के प्रोग्राम में भाग लिया था और मुझे पर्सनालिटी का एक ये मिला था कि किस तरीके से आप जाके किसी से बात कर सकते हैं। आप सोचिए कि कोई अगर आईएएस में यूपीएससी का टॉपर रहा है तो उसके पास भी अगर है तो कहीं ना कहीं खड़े होने में उसकी पर्सनालिटी में रेडियो और दूरदर्शन की भूमिका रही है। जी, ये बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि जब हम चर्चाएं करते हैं, यदि हम प्राइवेट चैनल की चर्चा तो खैर कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति टीवी मॉर्निंग में ट्यून करता है, रेडियो ट्यून करता है, तो जनरली जब आप टीवी ट्यून करेंगे तो कई ऐसे चैनल्स हैं, एक अजीब तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक, नकारात्मक म्यूजिक और उसके साथ सनसनीखेज खबरें, और वही जैसे ही आप दूरदर्शन लगाते हैं तो अनायास लोगों के चेहरे से भी आता है। इतना सुकून इन लोगों के चेहरे पे, इनकी बातों में सुबह सुबह कहाँ से आता है? तो वो सुकून हम आपको देते हैं, सुबह सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देते हैं, प्रसारण के माध्यम से हम देते हैं। हम किसी तरह का कोई प्रोपोगेंडा क्रिएट नहीं करते, ना ही इस तरीके का कोई वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, नहीं फैलाते हैं। हम आराम से खबरें देते हैं, आराम से बातचीत करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। चंद्रशेखर सर, जैसा कि आपने बताया, कई ऐसे विंग्स हैं जो हमारे काम करते हैं। यदि हम टेक्निकल क्षेत्र की बात करें, डीटीएच के माध्यम से हम लोगों तक उपलब्ध हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम लोगों तक उपलब्ध हो रहे हैं, अब तो ऐप के माध्यम से भी है। तो किस तरीके से टेक्निकल क्षेत्र ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, लोगों तक, जन जन तक कार्यक्रमों को पहुंचाने में टेक्निकल क्षेत्र ने अपनी भूमिका निभाई है, इस पर आप थोड़ी चर्चा करें सर। दूरदर्शन, जैसे आप लोग जानते हैं कि दूरदर्शन 1959 में शुरू हुआ था। उस समय उसके पहले आकाशवाणी हुआ करता था, जो कि 1936 से में दिल्ली से शुरू हुआ था। तो जब आकाशवाणी शुरू हुआ तो उस समय मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन हुआ करते थे। मीडियम वेव का जो कवरेज एरिया होता था वो करीब 200-250 किलोमीटर माना जाता था, वो ट्रांसमीटर के पावर पर निर्भर करता था। और शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर लगाया गया था जिससे कि इंटरनेशनल दर्शक जो हमारे हैं, जैसे भारत के दर्शक यदि अमेरिका में बैठे हुए हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में है कहीं, तो उनको कैसे यहाँ की जो है कार्यक्रम को या जो समाचार है उनको पहुँचाया जाए।
क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है एंटी नेशनल भी प्रोपेगेंडा होता है, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, ये पर्पस सरकार की होती है। तो उस समय जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सैटेलाइट भी उस समय उतने उपलब्ध नहीं थे इंडिया के पास, तो शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन शुरू किया गया था, जिसका कि रेंज हज़ारों किलोमीटर हुआ करता था। तो वहाँ से विकास शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, फिर FM ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के डेट में FM जो है सेंटर्स है काफ़ी सारा, आकाशवाणी के भी काफ़ी सेंटर्स, लगभग 470 केंद्र आकाशवाणी के जो है काम कर रहे हैं आज के समय में, और कितने केंद्र जो है प्राइवेट FM के काम कर रहे हैं। दूरदर्शन जो है 1959 में शुरू हुआ, और श्वेत एंड श्याम ब्लैक एंड वाइट प्रसारण से एक छोटे कवरेज एरिया में दिल्ली में शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे इवॉल्व किया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, और 1982 जब एशियन गेम जैसा कि रत्ना जी ने इसकी चर्चा की, दिल्ली में होना था, तो सरकार ने सोचा कि हम एशियन गेम्स को जन जन तक पहुंचाएंगे। जब तक लोग देखेंगे नहीं गेम्स को, तब तक उनमें स्पोर्ट्स की जो फीलिंग होती है कि मैं भी कुछ करूं बच्चों में, वो नहीं आएगा। तो उसी क्रम में पूरे देश में जो है ट्रांसमीटर की स्थापना की कि हर जगह कोशिश किया गया कि जितना ज़्यादा ट्रांसमीटर हम लगा सकते हैं। उस समय DTH नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो लोगों तक पहुंचा कैसे जाए। तो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के रूप में ही हम पहुंच सकते हैं, जिस समय कि एक छोटा एंटीना लगता था, जिसको यागी एंटीना हम लोग कहते हैं उस समय, और छत पे ऊपर लोग लगाते थे, और वो टीवी में फिर पिक्चर्स आता था। तो वहाँ से हम जो हमारी शुरुआत हुई। फिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, फिर DTH आया। DTH में आप देखती है कि एक छोटा सा डिश लगता है PDA घर के पास, और सेटेलाइट से डायरेक्ट रिसीव होता है, और हम क्लियर चैनल्स, जितने चैनल्स आ रहे हैं सारे हम देख पाते हैं। 2015 में DTT लाया गया, डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन लाया गया। डिजिटल इसीलिए लाया गया कि हमारा दूरदर्शन के जो इतने ट्रांसमीटर थे, काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम हम लोग यूज करते थे, एनालॉग चूँकि था। तो स्पेक्ट्रम जैसा आप जानती हैं कि टेलीफोन के क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। काफ़ी रेवेन्यू सरकार को स्पेक्ट्रम सेल करके आती है, मोबाइल ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम दी जाती है, FM ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम दी जाती है, और लाखों करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता है। तो सरकार ने सोचा कि हम इतने ट्रांसमीटर को लगा करके, और काफ़ी सारा स्पेक्ट्रम हमारे पास है, तो यदि इसको हम डिजिटलाइज कर दिया जाए तो काफ़ी स्पेक्ट्रम रिलीज हो जाएगा, जो कि हम डिफरेंट फील्ड में हम यूज कर सकते हैं, और उससे रेवेन्यू भी आ सकती है। उसी क्रम में सरकार ने जो है डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर लाया, जो कि आज के समय में लगभग 19 केंद्रों से प्रसारण चल रहा है, और आगे भी उसकी और जो है विस्तार करने की योजना है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी, और इसके साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं रत्ना पुरकायस्था जी। रत्ना जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और अभी हमने चंद्रशेखर जी से जाना था कि दूरदर्शन का जो एक सफ़र था टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो कैसा रहा। आपने बताया हमें कुछ वक्त पहले कि आप दूरदर्शन से जुड़ी थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। हम आपसे जानना चाहेंगे उस दौर से लेकर अब तक प्रोग्राम्स में किस प्रकार के बदलाव आए हैं, आप इसके बारे में बताएं। हाँ नेहा, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन में नहीं, मैं आकाशवाणी में आई थी, ठीक है। और उस समय लाइव प्रोग्राम होता था, बहुत कम प्रोग्राम जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। तो बच्चों के कार्यक्रम में आती थी, और कविता या फिर एक स्क्रिप्ट होता था विज्ञान के संबंधित, या कुछ इस तरीके की शिक्षा पे होता था। तो भैया बनते थे, दीदी बनते थे, उसमें हम लोग को पहले बता दिया जाता था, रिहर्सल होता था कि ये क्वेश्चन पूछना, और वो लोग बैठेंगे। कई बार ऐसे हुआ है कि जब कार्यक्रम ख़त्म होता था तो पता चलता था कि जो हमारे सीनियर उसके प्रोड्यूसर थे, आके धड़ाधड़ 2-3 बच्चों को एकदम ले जाके बोलते थे अगली बार तुमको नहीं बुलाएंगे। जो क्वेश्चन पूछना था वो नहीं पूछ के, बच्चे हैं ना 7-8 साल के बच्चे हम लोग होते थे, वहाँ पे बैठे हैं, और लाइव में अगर आप बोल दिए तो बोल दिए, उसके बाद उसकी कोई ये नहीं है। तो एक बार बहुत बड़ी घटना भी घटी थी कि किसी के बारे में बच्चे ने कर दिया अचानक उसमें लाइव प्रोग्राम में बैठ के, और उस पर बहुत सारी घटनाएं घटी थी। तो इस तरीके से सोचिए कि वो जो प्रोड्यूसर होता था
उस यहाँ प्रोड्यूसर करते दूरदर्शन में, रेडियो में प्रसारण जो अधिकारी होते थे, जो प्रोग्राम देखते थे, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या होती थी कि लाइव प्रोग्राम को आपको बिना किसी उसके बाधा के आपको प्रसारण करना है। और कोई आर्टिस्ट मान लीजिए है, तो जैसे है कि अभी मान लीजिए कि हमको खांसी आ गया या कुछ हो गया है, तो आप लोग तुरंत करते हैं कि हम अंतराल के बाद मिलते हैं, और वो उस पीरियड को हम लोग निकाल देते हैं कि अगर खांसी आ गया तो पानी पी लीजिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस समय इस तरीके की कोई भी ये नहीं था कि आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नाटक का भी प्रसारण हो रहा है, जो भी हो रहा है वो होता था। और वो बड़ा सा, उसके बाद रिकॉर्डिंग की जब प्रथा है तो इतना बड़ा स्पूल होता था, दूरदर्शन का इतना बड़ा स्पूल होता था, उस स्पूल का वेट ही इतना ज़्यादा होता था कि समझ में नहीं आता था कि इसको उठा के कैसे जाए। तो वो जो हम लोगों का समय गुजरा कि आए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो जैसे होता है कि भाई मशीन होता है, वो हम जब नाराज़ होते हैं तो मशीन भी तो बेचारा कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब एक आर्टिस्ट आया है, बैठा हुआ है, दूर से आया है, गांव से आया है, अब समस्या होती थी कि उसको जाना भी है, सवारी उस समय कम होती थी। तो उन सारी चीज़ों के बाद में भी लोग कभी ये नहीं कहते थे, कभी भी मैं देखी नहीं, जो हमारे आर्टिस्ट आते थे वो कहते थे कि नहीं हमको जाना है, वो कहते थे हम रुक जाएंगे, हम यहीं सो जाएंगे, प्लेटफॉर्म में सो जाएंगे। तो आप सोचिए कि कितना लगाव था। और दूसरी बात है कि उस समय वो आते कम थे, जैसे जो हमारे म्यूज़िक के लोग होते थे, ये हमारा एकदम से नियम था कि लोक प्रसारक होने के कारण से हम लोग गाँव तक पहुँचते थे। वो चौपाल जाके गाँव में लगाते थे, कृषकों के बीच में शाम में लाइव चौपाल होता था, तो वो पूरा का पूरा गांव जो है वो उसमें जुड़ता था। और ये जो सामाजिक एक जो होता है ना प्रेम, वो जो है दूरदर्शन और रेडियो के लोगों ने सिखाया। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने सर ने बताया था चंद्रशेखर जी कि एंटीना का ज़माना था, उस समय दूरदर्शन में प्रोग्राम जो होते थे धारावाहिक होता था, और एक एक धारावाहिक माइलस्टोन है, चाहे वो हम लोग ले लीजिए, बुनियाद ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए। तो उस समय जब एंटीना हिलता था तो लकीरें आ जाती थी। अब एक आदमी दौड़ा, टॉर्च लेके दौड़ा, उसमें मोबाइल भी नहीं था, टॉर्च लेके दौड़ा, एक खड़ा है, अरे आया रे आया आया। तब तक होता था बच्चे लोग है बोरा में नीचे बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला आके बैठा हुआ, ना जिसके घर में टीवी है उसके चेहरे पे शिकन, वो बैठ के आयोजन करता था कि आ रहा है सब 9 से 9:30 या 7 से 7:30। समाचार अगर है तो सब लोग आके झांकते थे, क्योंकि टीवी नहीं था, एक घर में टीवी है। तो आप सोचिए कि आज हम सोच सकते हैं क्या कि किसी के घर में जाके हम ये भी नहीं पूछते हैं कि मेरे घर में टीवी आ नहीं रहा है, आपके घर में टीवी आ रहा है क्या? तो ये जो पारिवारिक रिलेशन था, संबंध था, वो उस समय था और परिवार को जोड़ता था, बच्चे और ये। और अभी तो मुझे लगता है आप लोग उसके साक्ष्य होंगे, हम लोग सभी लोग हैं, कि ये जो पिछले साल 2 साल जो हम लोगों ने कोरोना को जिया है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं घर से भी या अपने आप बीमार रहे, या जानने वाले लोग हमारे बीच के लोक प्रसारक होने के नाते रेखा पूरे उस परिवार जो हमारे इस लोक प्रसारक में काम किए हैं, रेडियो और दूरदर्शन में, उनके बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स, प्रोग्राम वाले लोगों का देहांत हुआ है। लेकिन 24/7 हमारा कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, और इस प्रसारण में परिवार को घर पे, क्योंकि बच्चे बूढ़े लोग सारे लोग थे, तो सरकार ने और हम लोगों ने तय किया कि वैसे कार्यक्रमों को दिखाए जिससे लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आए। बिल्कुल। उसमें हम लोग स्वास्थ्य को लेके एक डॉक्टर आते थे उस पीरियड में। सोचिए जब पेंडेमिक के समय कोई बाहर नहीं निकलता था, नोडल ऑफिसर आते थे और बताते थे कि आप कैसे बचिए, डरिए मत, आप बचाव करिए, अपना भी करिए, अपना बचाव कीजिएगा तो लोग जो है संक्रमित नहीं होंगे। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, आप खान पान अपना कैसे कीजिए, योगा कीजिए। और उसके साथ साथ हमारा कार्यक्रम जो होता था महाभारत रामायण, आप याद कीजिए, हम लोग जब छोटे थे, आप तो शायद पैदा भी नहीं थे, मुझे याद है रामायण और महाभारत के लिए हम लोग नहा के बैठते थे। बिल्कुल, कि भगवान जी आएंगे। जी जी। कई लोग टीवी के सामने भीड़ लगती थी, अगरबत्ती जलाकर बैठते थे कई लोग, और कई ऐसे प्रोग्राम में हम लोग अगरबत्ती जलाते थे बैठ के। अपने जो हमारे परिवार में हमने संस्कार देखा है, तो लगता था भगवान जी आ गए हैं, कृष्ण जी आ गए, भगवान जी आ गए, हमारे घर आ गए। ठीक वही चीज़ें अगर आप याद कीजिए,
2020 और 21 में कोरोना हम काल लोगों ने में भी देखा, हमने कोरोना देखा है, काल में कि बिल्कुल। बच्चे जो हैं उनको मालगुडी डेज बिल्कुल सारे ना? सीरियल्स के अच्छा, बाद, आप याद कीजिए कि कितना मधुर संगीत से हमारी शुरुआत होती थी। दूरदर्शन का जो ट्यून है बिल्कुल। या आकाशवाणी के ट्यून है सर, आज भी कानों में वो ट्यून हमारे गूंजते हैं, बिल्कुल। तो सोचिए कि हमारे अंदर में सकारात्मक जो ऊर्जा है वो इससे मिलता है, ये टॉनिक है। बिल्कुल दूरदर्शन का प्रसारण जो है या आकाशवाणी का प्रसारण है, आपको टॉनिक देता है जीने के लिए, आपके अंदर ऊर्जा भरती है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को हंसते हुए, तनाव जो है उसके लिए अगर आता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं हम लोग कि बिल्कुल आप कैसे बचिए। त्वचा का कोई प्रोग्राम हो गया तो डॉक्टर आता है, बताता है कि आप कैसे सुंदर दिखाई दीजिए। तो आप छोटे से छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता है, उनको इन्वॉल्व करते हैं कि आइए तुतली भाषा में, अपनी तोतली भाषा में मैं जैसे हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि यहाँ तक कि मेरी यात्रा होगी। आप जैसे बैठी हैं, आप आई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल। आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी संस्था है कि जो बच्चे पढ़ के मास कम्युनिकेशन निकलते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और वही बच्चे आज हमारे सामने बैठे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। ये सोचिए मेरे लिए और हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। बिल्कुल हमारे लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। और खुशी होती है क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया रत्ना जी, किस तरीके से बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं। और अभी पेंडेमिक सिचुएशन जो था हमारे लिए, कोरोना काल जो था, उसमें बुजुर्गों को, बच्चों को घर में बांध के रखना ये बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही बच्चों के लिए वो बहुत एक ऐसा कहते हैं कि बचपना दोबारा जीना, क्योंकि उन्होंने जो आप सोचिए ना, रामायण नहीं चंद्रिका देखा तो नहीं देखा था, जानते ही नहीं थे, और दूरदर्शन के माध्यम से उन्होंने देखा, जाना कि अब वो चीजें हैं, किस तरीके से बनती थी। क्योंकि हमने वही प्योर रामायण दिखाया था जो शुरू से चलता आ रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, कुछ मिलावट नहीं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, यदि हम इंटर्नशिप की बात करें, आज भी प्रसार भारती की जो विंग्स है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो बच्चे मास कम्युनिकेशन करते हैं सर, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यहाँ हम इंटर्नशिप देते हैं ताकि आप बाहर जाएं, अपना करियर बनाएं। तो चाहूँगी कि इसके विषय में भी आप चर्चाएं ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनको किस तरीके से दूरदर्शन और आकाशवाणी तैयार करते हैं। बिल्कुल, लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमारा दायित्व है कि ब्रॉडकास्ट के फील्ड में जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं जो आगे जाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल। तो जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, और उसी से प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही आप सीखते हैं। तो इसके लिए दूरदर्शन में भी और आकाशवाणी में भी इंटर्नशिप की व्यवस्था है। जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं वो 3 वीक्स का या 4 वीक्स का इंटर्नशिप आके करते हैं। यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह से उसकी प्लानिंग की जाती है, कैसे बोला जाता है, कैसे कैमरा को फेस किया जाता है, ये सारी चीज़ वो सीखते हैं और बहुत नॉमिनल फ़ी पे सीखते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। तो उनकी भी यहाँ जो व्यवस्था है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2 वीक की ट्रेनिंग में, तो 3 वीक की ट्रेनिंग में या 4 वीक की ट्रेनिंग में यहाँ आते हैं। और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी एक कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें साउंड के साथ साथ विजुअल का भी प्रसारण होता है, और जो पूरा चेन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चेन है। दर्शक तो केवल स्टूडियो और कलाकार या जो गेस्ट होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन जो सिग्नल का प्रसारण होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यहाँ से सिग्नल कंट्रोल रूम में जाता है कैमरा के द्वारा, फिर वहाँ से अर्थ स्टेशन होते हुए सेटेलाइट को जाता है, फिर सेटेलाइट से ट्रांसमीटर को जाता है या DTH सेट के थ्रू जो है दर्शक के टीवी पर जाता है। तो ये पूरी जो चेन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका इंटरेस्टिंग भी है, इसकी स्टडी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चे जब यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को बताया जाता है, और इस बेसिस पे उनका कैरियर जो आगे ग्रो करता है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग टेक्निकल विजिट्स बच्चों के लिए, जैसे स्कूल के बच्चे हो गए या डिप्लोमा के बच्चे हैं या मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे, उनका एक शॉर्ट 1 डे का विजिट होता है कि किस तरह से टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है। तो वो भी सुविधाएं हम लोग देते हैं। और जैसा कि अभी जो है चर्चा हो रही थी कोरोना काल का, तो कोरोना काल पूरे देश के साथ साथ हमारे लिए भी काफ़ी कठिन पल था। बिल्कुल।
और लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हम लोगों ने कोशिश की कि प्रसारण जो है बंद ना हो। और इसीलिए इस दौरान जो है चाहे समाचार हो, इंटरटेनमेंट हो, जैसे कि चर्चा हुई कि पुराने सीरियल्स महाभारत रामायण का प्रसारण शुरू किया गया डीडी रेट्रो के माध्यम से। इसके लिए एक चैनल लॉन्च किया गया डीडी रेट्रो। साथ ही साथ बच्चे जो कि घर में बैठ गए थे और उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, तो दूरदर्शन ने शुरू किया उस दौरान मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, जो कि आज भी चल रहा है। तो जो गांव में बच्चे बैठे हुए हैं वो सरकार के माध्यम से टीवी देख करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। जी, हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है लोक सेवा प्रसारक होने के नाते, दूरदर्शन के माध्यम से भी, आकाशवाणी के माध्यम से भी, और किस तरीके से आज के दिन को मनाया जाता है ये भी आपने जाना, और क्या हमारी जिम्मेदारी होती है, क्या हमारी जवाबदेही होती है। हमारे बीच उपस्थित दो विशेष मेहमान ने आपको बताया, चंद्रशेखर जी, रत्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर आप यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय दिया और अपने ही क्षेत्र से, अपने ही विंग से जुड़ी तमाम बातें कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्रसारण करते हैं, तमाम चर्चाएँ आपने की। उम्मीद है हमारे दर्शक विषय बहुत अच्छे तरीके से जान पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा और नेहा, कि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को मान रही हूँ कि आज के दिन आपने हम दोनों को बुलाया और लोगों तक अपनी बातें कुछ कहने के मौका दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत, और नेहा, मुझे लगा कि इतनी जो उम्दा जानकारी है आज के दिन को विशेष बनाने में सर ने बताया और रत्ना जी ने बताया। कैसे लगी आपको हमारी आज की बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में दोस्तों आप अपनी राय देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, या अपने कोई भी फीडबैक आप हम तक भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा एड्रेस, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फिस रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।